ओके बच्चों, सब लोग आ गए हैं। तो डियर, आज हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें कंफर्मेशन हम लोगों ने देख लिया था, ज्योमेट्रिकल देख लिया था। आज हम लोग को डील करना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसडब्ल्यू की। अंकित, एसडब्ल्यू क्या था? एसडब्ल्यू क्या था? लास्ट क्लास में मैंने आपको एसडब्ल्यू दिया था, मेरे ख्याल से आईयूपीएससी के क्वेश्चन दिए थे क्या? आईयूपीएससी के 1 to 70 क्वेश्चन दिए थे मेरे ख्याल से। यस, तो आई थिंक आपने वो काम कर लिया होगा। और आज का एसडब्ल्यू है बेटा, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो मैं काम दे रहा हूं आप लोग उसे कर रहे हैं। एसडब्ल्यू बेटा क्या है? अगेन आईयूपीएससी के क्वेश्चन आपको 71 टू लास्ट, ये आप लोगों को लगाकर आना है। और ऑफकोर्स आइसोमेरिज्म जो करंट टॉपिक चल रहा है, आइसोमेरिज्म, इसको रिवाइज करके आना है। ठीक है, तो ये आज का एसडब्ल्यू है। आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दिन होगा मंगलवार। तो मंगलवार का जब आप ये वीडियो देख लें, तो जब बुधवार का वीडियो आप देखेंगे उसके पहले आपका ये दो काम हो जाने चाहिए। आईयूपीएससी क्वेश्चन नंबर 71 से लास्ट तक और आइसोमेरिज्म को चुपचाप रिवाइज करके आइए। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, सुनो बेटा। तो मान लिया बेटा ये एक पेन है, एक पेन ये है, ये दो पेन है और ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ये हर तरीके से एक दूसरे के जैसे होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता एक्सेप्ट देयर बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ऑप्टिकल आइसोमर में यही लिख पाता हूं, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर बिहेवियर, एक्सेप्ट their behavior towards plane polarized light। जो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं हर तरीके से एक दूसरे के जैसे होते हैं, लेकिन इनका बिहेवियर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति डिफरेंट होता है। राइट बेटा? तो अब यहां पे बच्चों के सामने नया क्वेश्चन ये आ गया कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखो इसको यहीं पे छोड़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक बल्ब है, आप लोगों ने अपने घर पे इसको देखा हो बल्ब। ये जो बल्ब होता है बेटा, इससे जो लाइट निकलती है वो लाइट चारों डायरेक्शंस में फैलती है। आपको मालूम है हम लोग के पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और 3 एक्सिस से हमारे पास 3 प्लेन बनते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। तो ये जो बेटा ऑर्डिनरी लाइट होती है, ये बेटा ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट whose vibration are in all plane। एक्स वाई, वाई जेड और एक्स। ये जो डब्ल्यू हैंड एरो बनाया है, लाइट ऐसे ऐसे चल रही है, डॉट का मतलब है लाइट ऐसे ऐसे चल रही है। तो तीनों प्लेन में इसकी वाइब्रेशन हो रही है। अब मैंने क्या किया, इस ऑर्डिनरी लाइट को कैल्शियम कार्बोनेट से बने
निकोल प्रिज्म से पास किया। मेरा नाम बोलो इसका, निकोल प्रिज्म। किसका बना होता है? कैल्शियम का। ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, दो प्लेन के वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे जब लाइट बाहर आती है तो उसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होते हैं, सिर्फ एक प्लेन। ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में हो, इसे हम कहते हैं पीपीएल, वाइब्रेशन इन वन प्लेन। ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक प्लेन में होते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, इनका जो बिहेवियर होता है वो इस पीपीएल के प्रति डिफरेंट होता है। एक ऑप्टिकल आइसोमर पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। यही डिफरेंस होता है ऑप्टिकल आइसोमर, बोले तो इनेंशियोमर। इतना क्लियर है? अच्छा सुनना, ये तो एक दूसरी बात है। अब मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड था, हमें ये पता करना था ये एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इनएक्टिव का मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। हमें ये चीज एक्सपेरिमेंटल पता करनी थी। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पोलैरिमीटर। बेटा बोलो क्या होता है? पोलैरिमीटर। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। हम लोग उस कंपाउंड को इसके अंदर रख देते हैं। हमने स्क्वायर के फॉर्म में बना दिया है पोलैरिमीटर। ये बहुत लंबी सी ट्यूब होती है बेटा। हमने उस कंपाउंड को उसके अंदर रख दिया बेटा और हमने पीपीएल को पास किया। हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। बेटा बोलो कितने रिजल्ट आए? दो। पहला रिजल्ट क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये पीपीएल के प्लेन को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता है। जैसी अंदर घुसा वैसे ही बाहर निकलकर आई तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, ये मान लो अगर इसने पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर दिया आइदर क्लॉकवाइज, ये देखो, या एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो, तो हम लोग कहेंगे दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। This compound is optically active। चाहे क्लॉकवाइज रोटेट करे चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड ने पीपीएल के प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट किया, मेरे पास जगह नहीं है, आप नीचे लिखिएगा, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या प्लस या डी से। ओके, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब जगह नहीं यहां लिख दे रहा हूं, तो उन्हें कहते हैं लीबो रोटेटरी कंपाउंड या माइनस या एफ। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है या फिर लीवो रोटेटरी हो सकता है अगर इसने पीपीएल के प्लेन को घुमाया है थीटा डिग्री आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नहीं घुमाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और घुमाया है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
आप इसको लिखिए और कानों से सुनते ही रहिए। लिखिए आपने, ऑप्टिकल आइसोमर हर तरीके से एक दूसरे के जैसे होते हैं, इनका सिर्फ डिफरेंस होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ऐसी लाइट हुज वाइब्रेशन इन वन प्लेन, ऐसी लाइट को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करने पर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त होती है। अगर किसी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो उसे हम पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं और पीपीएल को पास करते हैं। अगर उसने पीपीएल के प्लेन को घुमाया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव, और नहीं घुमाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव दो प्रकार के हो सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमाने वालों को डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वालों को लीगो रोटेटरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपने ये लिख लिया होगा, ना लिखा हो तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक, आप देखो, सुन लो। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये पता कर लिया कि एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट। अब सवाल ये है कि भाई हम लोग जेब में पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट लेकर तो चलते नहीं। सवाल ये है कि हमारे पास तो पेन होता है और एक कॉपी होती है। बताइए पेन और कॉपी से कैसे पता करें मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? मतलब हम सवाल उठा रहे हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई कंपाउंड एक्टिव होता है, कोई कंपाउंड इनएक्टिव होता है, आखिर कंडीशन क्या है कि एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? तो आइए हम पता करें एक्टिव और इनएक्टिव की कंडीशन क्या है। इसको हटा रहे हैं। कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखिए बेटा, अगर आप चाहते हैं कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, वो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो एक ही बात है बेटा, और उस बात का नाम है वो मॉलिक्यूल must be chiral. That's it. ऐसे मॉलिक्यूल जो कायरल होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। अब हमारे बच्चे कहेंगे कि सर हमने मान लिया कि जो कायरल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन हम कैसे पता करें कि वो कायरल होगा या ए कायरल होगा? यस, कायरल होगा या ए कायरल होगा, इसको पता करने के तीन रास्ते हमारे पास हैं। एक्सपेरिमेंटल रास्ता तो पोलैरिमीटर है, पीपीएल को डाला, घुमाया तो एक्टिव मतलब कायरल, पीपीएल के प्लेन को नहीं घुमाया इनएक्टिव मतलब ए कायरल। सवाल ये है हम थ्योरेटिकली कैसे पता करें कि वो कायरल होगा या ए कायरल होगा? हमारे पास तीन रास्ते हैं। रास्ता नंबर वन, इफ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल on its mirror image, ऐसी मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ओवरलैप ना कर रहे हो, हम उन्हें कहते हैं कायरल। और जो कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों का हाथ का ये पंजा, हमने पूछा ये हाथ का पंजा कायरल होगा या ए कायरल होगा? आपने क्या किया? हाइपोथेटिकल एक शीशा लगाया,
और इसकी हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई। ऑफ कोर्स इसकी इमेज ये बनी। शीशे का एक खास बात होता है बेटा, शीशा पास वाली चीज का इमेज पास बनाता है और दूर वाली चीज का इमेज दूर बनाता है। हमें पता करना था ये कायरल होगा या एकायरल होगा। हमने हाइपोथेटिकल एक शीशा लगाया और इसकी हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई। अब हमने इसको इसके ऊपर ओवरलैप करने का प्रयास किया। क्या ये ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं कर रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज ना हो रहा हो, हम हर उस मॉलिक्यूल को कायरल कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा ये कान, इस कान को पता करना था एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। हमने हाइपोथेटिकल एक शीशा लगाया और इस कान का इमेज बनाया। ऑफ कोर्स ये कान बनेगा। क्या ये कान इस कान पर सुपर इंपोज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब हमारा ये कान भी क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कायरल है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर नॉन सुपर इंपोजेबल हो, ओवरलैप ना कर रहा हो, वो कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाथ हो गया, ईयर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अच्छा, ये कुछ हमने कॉमन एग्जाम्पल लिए। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फॉर एप्पल। हमें पता करना था कायरल होगा या एकायरल होगा। हमने हाइपोथेटिकल शीशा लगाया। शीशे की खास बात, पास वाला पास बनता है, दूर वाला दूर बनता है, बीच वाला बीच में होगा। आप देखिए बेटा, अगर इसको यहां से धक्का मारेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, मतलब ये कायरल नहीं, ए कायरल होगा, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मान लीजिए पी फॉर पैरेट। हमें पता करना था कायरल होगा या एकायरल होगा। हमने हाइपोथेटिकल शीशा लगाया। शीशे की खास बात, दूर वाली चीज की इमेज दूर बनती है और पास वाली चीज की इमेज पास बनती है। हमने इसको यहां से धक्का मारा कि ये सुपर इंपोज होगा, नहीं होगा, मतलब ये कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सिमिलरली देखेंगे वाई। फिर से वही बात है, आपने शीशा लगाया, पास वाले की इमेज पास, दूर वाले की इमेज दूर, और जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा। ये देखिए, धक्का मारेंगे ये वाई अपनी मिरर इमेज पर सुपर इंपोज हो जाएगा, मतलब बेटा ये ए कायरल है, और अगर ए कायरल है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर ओवरलैप नहीं करते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं, वो कायरल होते हैं, और जो कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दो हमने कॉमन एग्जांपल बता दिए, आपका हाथ का पंजा और आपका कान। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ये तरीका भी आपने बोला कि इफ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये तरीका बोलने वाला तरीका है, ये हम ऐसा बोलते हैं। इस तरीके को बोलने में तो अच्छा लगता है, ये करने में कहीं ना कहीं ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है। अभी मैंने आपको छोटे मोटे एग्जांपल दिए हैं जिनकी इमेज आप बड़े आराम से बना ले रहे हो, सुपर इंपोज कर देख ले रहे हो। लेकिन अगर कोई भारी भरकम चित्र दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं मिरर इमेज बनाने में और सुपर इंपोज करके देखने में डिफिकल्टी आती है।
इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं ये जो तरीका है ये बोलने वाला तरीका है। बेटा बोलो कौन सा? बोलने वाला। करने वाले जो तरीके होते हैं वो तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3 होता है बेटा। आइए, कार्यों को पहचानने का पहला तरीका था नॉन सुपर इम्पोजेबल और इट्स मिरर इमेज। हमने इसको अच्छे से समझा, ये धीरे से मैंने बोला ये बोलने वाला है, करने वाला नहीं। करने वाला तरीका है तरीका नंबर 2 और तरीका नंबर 3। तो आइए इसको हटाते हैं। आपने लिख लिया होगा, आइए देखते हैं तरीका नंबर 2 क्या है। देखिए, कायरलिटी को पहचानने का तरीका नंबर 2 है इफ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव any element of symmetry. If molecule does not have any element of symmetry, हमारे बच्चे सोच रहे होंगे ये element of symmetry क्या होता है? डिफरेंट टाइप की सिमिट्री का समीशन कहलाता है एलिमेंट ऑफ सिमिट्री। जैसे प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमिट्री। किसी भी प्रकार की सिमिट्री उस मॉलिक्यूल के पास नहीं होनी चाहिए, ना पीओएस, ना सीओएस और ना ए स्क्वायर ओएस। सुनना, अगर कोई भी सिमिट्री उसके पास आ गई मतलब आपका मॉलिक्यूल एकाइरल हो जाएगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सुनना बेटा, हम लोगों के सिलेबस में मेनली बेटा है पीओएस। आपके मेडिकल नीट में कभी क्वेश्चन आए कि कायरल होगा या एकाइरल होगा, आप जरा दिमाग मत लगाना, आप सिर्फ पीओएस को चेक करना। सीओएस या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं, स्पेशली 2021 में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये पीओएस क्या होता है? देखिए, पीओएस एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन है जो किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करे तो वो उस मॉलिक्यूल को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। सिर्फ इतना बोलना पर्याप्त नहीं है। पीओएस एक ऐसा प्लेन है जो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करें और वो उसको दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दे। सिर्फ इतना बोलना पर्याप्त नहीं है, इसके आगे सुनिए। दो बराबर बराबर भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर दे कि इस आधे भाग की इमेज ये आधा भाग दिखाई पड़े और इस आधे भाग की इमेज ये आधा भाग दिखाई पड़े, तब हम कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें अपने रूम की, रूम जिस कमरे में आप बैठी हो, अगर उस कमरे को हम क्यूब मान लें, क्या मान लें? क्यूब। अगर मैं उस कमरे को क्यूब मान, तो अब ध्यान से अगर देखें, अगर हम लोग इस कमरे को ये देखिए, अगर इस कमरे को हम लोग ऐसे बीच से काटे तो ध्यान से देखिए, ये आधा भाग इस आधे भाग की इमेज दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए, लेफ्ट वाला जो फेस होगी उसकी इमेज ये राइट वाली फेस बन जाएगी। बेटा बोलो, लेफ्ट वाले फेस की इमेज राइट वाली फेस बन जाएगी। और आपने ऐसे काटा है ऊपर वाला। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हमारी ये जो प्लेन होता है
जिस जिस चीजों को टच करता है उसका कंपैरिजन नहीं किया जाता। जैसे आपने इसको ऐसे करना है तो इस प्लेन ने ऊपर वाली दीवार और नीचे वाली दीवार को टच किया, पीछे वाली दीवार और आगे वाली दीवार को टच किया, तो ये चारों का कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो बचेगा उसका कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट वाली दीवार का इमेज राइट वाली दीवार है, हाँ ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो क्यूब है, इसके पास पीओएस है, और अगर ये पीओएस है तो ये एक आयरन होगा। बेटा बोलो क्या होगा? एक आयरन होगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? आपका जो कमरा है वो क्यूब के आकार का है, उस कमरे को फील करो, 20 से अगर काट दें तो राइट वाली दीवार की इमेज लेफ्ट वाली दीवार बनेगी, ऊपर नीचे वाली दीवार बेकार हो गई, फ्रंट और बैक की दीवार बेकार हो गई। इसके पास पीओएस है, हाँ ये मॉलिक्यूल एक आयरन है। और अगर हम लोग बात करें, आपने सर कभी आपका जीवन इस पे, बचपन तो इसी पे गुजरा है आपका, किड्स ट्राइसाइकिल। आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, क्या चलाई होगी? साइकिल चलाई। सोच के बताओ उस साइकिल के पास पीओएस है या नहीं? तो मैं बताता हूं, आपको फील आ रहा होगा, दो पहिए पीछे होते हैं, एक पहिया आगे होता है, सीट होती है। अगर ऐसे 20 से काट देंगे तो लेफ्ट वाला आधा भाग राइट वाले आधे भाग की इमेज हो जाएगा। मतलब आपको लग रहा है जो किड्स की ट्राइसाइकिल है उसके पास पीओएस है। अगर पीओएस है तो वो एक आयरन होगा। बेटा आप गलत सोच रहे हैं। अगर आंख बंद करके ध्यान से सोचो तो आपके ट्राइसाइकिल में जो पैडल होता है, पैडल वो ऐसे या ऐसे नहीं होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। अगर आप ट्राइसाइकिल को 20 से काटोगे तो ऊपर वाले पैडल की इमेज ऊपर बननी चाहिए जबकि नीचे बन रही है। मतलब किड्स ट्राइसाइकिल के पास पीओएस नहीं होता है। मतलब किड्स ट्राइसाइकिल कायरल होती है, और अगर कायरल है तो बेटा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ये कायरल होती है। और अगर कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो पीओएस का मतलब होता है एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन जो मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करें तो उसे बराबर बराबर भागों में ऐसे डिवाइड कर दे कि इसकी इमेज ये दिखाई पड़े, तो हम कहेंगे कि पीओएस है। अगर ट्राइसाइकिल को 20 से काटे तो वो बराबर बराबर भागों में तो डिवाइड कर दिया है, लेकिन क्या इसका इमेज ये है? नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पीओएस नहीं होगा। ओके, आइए कुछ ये कॉमन एग्जांपल हम लोगों ने देखे, अब और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल से मान लीजिए कोई सर्किल ले ले या कोई प्लेट ले ले, आप देखिए इसके पास भी पीओएस है, आप भी इसे काटिए, पीओएस है। और अगर पीओएस है तो ये एक आयरन होगा, मतलब इनएक्टिव होगा, बार बार नहीं लिखेंगे। और देखिए ये भी आप देख सकते हैं, इसके पास भी पीओएस है। हम ऐसे काटेंगे इसको, जिसके ऊपर से पास हो गया वो बेकार हो गए, ये कार्बन और एसएच बेकार हो गया। आप देखिए इसकी इमेज ये बन रही है और इसकी इमेज ये बन रही है। हाँ, इसके पास पीओएस है, और अगर पीओएस है तो ये एक आयरन होगा। ओके बेटा, और देखते हैं, और देखते हैं। मान लीजिए हम लोग फिजर प्रोजेक्शन फार्मूले में आ गए। HCl, HCl, CH3 और CH3। हमने आपसे पूछा क्या इसके पास पीओएस है? बिल्कुल है। आप इसको ऐसे काट दीजिए, आप ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां बनेगी। हाँ, इसके पास पीओएस है, और अगर पीओएस है तो ये एक आयरन होगा।
हमने आपको ये दिया HOH HCl HOH COOH और COOH। हमने पूछा क्या इसके पास POS है? आप ध्यान से देखें, अगर इसके ऊपर से इसको काट दें ऐसे, तो ये Cl कार्बन और H2 बेकार हो गए। इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी। हाँ, इसके पास भी POS है, और अगर POS है तो ये एक आयरन होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। Am I right? और देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल ये दिया C2H5 और C2H5। मैंने पूछा क्या इसके पास POS है? आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो H की इमेज यहां पर बननी चाहिए, जो कि नहीं बन रही है, मतलब ध्यान से देखो, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो H की इमेज I नहीं हो सकती, ऐसे POS नहीं है। आप अगर ऐसे काटोगे तो H की इमेज H बननी चाहिए, जो नहीं बन रही है। तो चाहे ऐसे काट के देखो, चाहे ऐसे काट के देखो, इसके पास POS नहीं है। और अगर इसके पास POS नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल होगा। मेरा बोलो क्या होगा? कायरल। तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, हम उसे कहते हैं कायरल। ध्यान रखिएगा, COS और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली 2021 के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग सिर्फ देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, हटाते हैं इसको, लिख लीजिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं POS के। यही चल रहा है, पॉइंट नंबर 2 चल रहा है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, POS होगा या नहीं होगा। मान लीजिए मैंने आपको ये दिया और ये दिया, यहां पर OH, यहां पर OH। मैंने आपको ये, आप लिखते रहिए, देखिए पहले ये सवाल आप लोग करोगे और फिर ये सवाल मैं बताऊंगा। आपको बताना है POS है या नहीं है, कायरल होगा या ए कायरल होगा। कायरल होगा या ए कायरल होगा। वीडियो को आपको पॉज करना है, आपके पास 1 मिनट का समय होगा, वीडियो को पॉज करिएगा और ये चारों सवाल बताइएगा, कायरल होंगे या ए कायरल होगा। राइट, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखिए, कोई बच्चा देख सकता है, अगर मैं इसको ऐसे काट समथिंग लाइक दिस, तो इस कार्बन की इमेज ये कार्बन है, इस कार्बन की इमेज ये कार्बन है, ये OH भी ऊपर है, ये OH भी ऊपर है, ऊपर वाले OH की इमेज ऊपर वाला OH है। हाँ, इसके पास POS है, मतलब ये एक आयरन होगा। यहां पे आप इसको अगर ऐसे काटें, ऐसे, तो देखिए यहां पर OH ऊपर है और वहां पे OH डैश से लगा अंदर की तरफ। ऊपर वाले OH की इमेज ऊपर बननी चाहिए, ना कि अंदर। इसका मतलब यहां पर ऐसे काटने पर POS तो है नहीं,
ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तो इस OH की इमेज यहां पर बननी चाहिए, जबकि यहां पर OH है ही नहीं। ऐसे काटो तो इस OH की इमेज यहां बननी चाहिए, वहां पर OH है ही नहीं। ऐसे काटो तो इस OH की इमेज यहां बननी चाहिए, वहां पर OH है ही नहीं। कहीं से भी काटकर आप देख लीजिए, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है। आप इसको देखिए, दो तरीके से पीओएस है इसके पास। ऐसे काटेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे काटेंगे यहां Cl है, यहां पर है ही नहीं। ऐसे काटने पर भी नहीं आएगा, यहां Cl है लेकिन ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटें, ऐसे, तो ये दोनों कार्बन तो बेकार हो गए। इस कार्बन का इमेज ये बन रहा, और ये Cl भी ऊपर है, ये Cl भी ऊपर है, हाँ इमेज बन रहा है, मतलब इसके पास पीओएस है, मतलब ये मॉलिक्यूल ए कायरल हो। आप अगर ध्यान से देखें तो इसके पास ऐसी पीओएस भी है, ऐसी। आप अगर इसको ऐसे काटें, अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो Cl, C, C, Cl, ये चारों एटम तो बेकार हो गए। ऊपर वाले कार्बन की इमेज, ये नीचे वाला कार्बन बनेगा। हाँ, इसके पास ऐसे भी पीओएस है और ऐसे भी इसके पास पीओएस है। यहां पर देखिए, आप अगर इसको ऐसे काटोगे तो पीओएस नहीं होगा। ये Cl ऊपर है, वो Cl अंदर है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटे तो पीओएस होगा। इसकी इमेज ये बन रही है, पीओएस है, और ये मॉलिक्यूल ए कायरल होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं। पीओएस आप चेक करेंगे, अगर पीओएस है तो ए कायरल, अगर पीओएस नहीं है तो कायरल। ओके बेटा, तो काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको पीओएस के ऊपर कराए और आपने उम्मीद करते हैं पीओएस देखा। कहीं से भी प्लेन को पास करके देख लिया करो, बस वो सेंटर से पास होकर जाना चाहिए। जिनके ऊपर से प्लेन पास हुआ वो बेकार हो जाते हैं, जो बचते हैं हम उन्हीं का कंपैरिजन करते हैं कि मिरर बनेगा कि मिरर इमेज नहीं बनेगा। ओके, चलिए, ये एक तरीका नंबर 2 हो गया कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दिया जाए तो आप पीओएस देखेंगे है या नहीं। ठीक है, तरीका नंबर 2। अब जाते हैं तरीका नंबर 3 की तरफ। आप इसको लिख लीजिएगा, हटा रहे हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। कुछ बच्चे, एक बात बोलनी थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप आजकल हम लोग को 1.25 घंटे ही पढ़ा रहे हैं। बेटा ऐसा नहीं, आप लोगों से मैं क्या कह देता हूं कि वीडियो पॉज करके लिख लेना। आप लोगों से मैं क्या कहता हूं कि वीडियो पॉज करिए और पीछे का 5 मिनट जाके रिवाइज करिए। तो ऑफलाइन में जो 2.5 घंटे में काम हो रहा है वो ऑनलाइन में 2 घंटे, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 55 मिनट में हो जाता है। जितना एक दिन में हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उतना ही एक दिन में हम ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं। इस समय को मत देखिए, है ना। लिख लिया होगा। आइए अब चलते हैं हम लोग तीसरा तरीका। ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन था ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे। उत्तर आया जब कायरल होंगे। फिर क्वेश्चन उठा कायरल कब होंगे। उत्तर आए 3, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज तो कायरल, डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कायरल। अब जा रहे हैं तरीका नंबर 3 की तरफ। इफ molecule have asymmetric oblique या chiral carbon atom, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम होते हैं हम उन्हें भी कायरल मॉलिक्यूल मान लेते हैं और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कब होंगे, पहला पॉइंट।
जब वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो, मतलब टेट्राहेड्रल हो। और दूसरा पॉइंट, ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट। वो चारों के चारों डिफरेंट हो तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन के ऊपर हम स्टार मार्क कर देते हैं कि ये जैसे CH3 CHOH COOH, इसे बेटा हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। देखो अगर लैक्टिक एसिड को देखो, इस कार्बन के पास तीनों H है, ये कायरल नहीं हो सकता। इस कार्बन को देखो, एक वैलेंसी पर OH है, दूसरी वैलेंसी पर H है, तीसरी वैलेंसी पे CH3 है और चौथी वैलेंसी पे COOH है। हाँ, ये कार्बन कायरल हो। और sp3 तो होना ही है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया तो sp3 तो होगा ही हो। अगर मैं इस COOH को बताऊं तो ध्यान दीजिएगा, सब लोग लिख रहा मैं, अगर मैं इस COOH को खोल के दिखाऊं, सॉरी, ये COOH ध्यान में बेटा, ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता। एक पाई बॉन्ड बनाने के कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो तीनों ग्रुप तो इससे अलग अलग लगे हैं, तो ये sp2 हो गया तो पहले बेकार हो गया। sp3 भी होना चाहिए और चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, हम उसी को कायरल कार्बन बोलते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो, जैसे शायद आप लोग इसको जानते हो, दिस इज सक्सिनिक एसिड। 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सक्सिनिक एसिड। कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। COOH का कार्बन हो नहीं सकता क्योंकि sp2 है, और ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि 2 वैलेंसी पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने सक्सिनिक एसिड से अपने बच्चों को 2 एसिड बनाकर दिखाया। इसका एक H हटाकर OH लगा दिया। जब आपने इसका एक H हटाकर OH लगा दिया तो आप ध्यान से देखें, ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन में तब्दील हो गया। दिस एसिड इज कॉल्ड मैलिक एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड मैलिक एसिड। और अगर बेटा हम सक्सिनिक एसिड में दोनों कार्बनों से एक एक H हटाकर एक एक OH लगा दें तो जगह कम पड़ेगी, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं। एक OH यहां लगा दिया और एक OH यहां लगा दिया। आप अगर ध्यान से देखें तो अब इसके पास एक कायरल कार्बन ये है और एक कायरल कार्बन ये है, 2 कायरल कार्बन है। दिस एसिड इज कॉल्ड टार्टेरिक एसिड। आप ध्यान से देखिए बेटा, इस कार्बन की एक वैलेंसी पे H है, दूसरी वैलेंसी पे OH है, तीसरी वैलेंसी पे COOH है और चौथी वैलेंसी पर ये भारी भरकम ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन कायरल। और सेम सिचुएशन इसके साथ है, इसलिए ये कार्बन भी कायरल है। तो सक्सिनिक एसिड से 2 ऐसे एसिड बनाकर दिखाए जिनके पास कायरल कार्बन है, एक मैलिक एसिड और दूसरा टार्टेरिक एसिड। ओके, तो जिन मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन होते हैं हम उन मॉलिक्यूल्स को भी कायरल मानते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो भी शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये बच्चों को सिखा देता हूं तो आइए यहीं पर एक सवाल और करते हैं। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसी के ऊपर। लैक्टिक एसिड और टार्टरिक एसिड के एटलीस्ट फार्मूले मालूम होने चाहिए, इसीलिए मैंने 2 फार्मूले आपको याद करवाने का प्रयास किया।
CH3CHOH COOH लैक्टिक एसिड और सैक्सिलिक एसिड में 2 OH लगा दो तो टार्टरिक एसिड बन जाता है। आइए देखते हैं। जैसे हटाता हूं, मैंने आपसे ये बोला कोई मॉलिक्यूल दे दिया, आपको क्वेश्चन बना देते हैं। आइडेंटिफाई कायरल कार्बन इफ प्रेजेंट। अगर कायरल कार्बन हो तो आपको उसको पहचानना है। जैसे मैंने एक मॉलिक्यूल आपको ये दिया, आपसे पूछा बताइए क्या इसके पास कायरल कार्बन है। आइए देखते हैं। इस कार्बन पर 2 H लगे, बेकार हो गए। इस कार्बन पर 1 H है, दूसरे पर मिथाइल है, तीसरे पर क्लोरोमिथाइल है, चौथे पर भारी भरकम है। हाँ, ये कार्बन कायरल हो। इसको देखो, एक पर H है, दूसरे पे OH, तीसरे पर ये भारी भरकम और चौथे पर ये भारी भरकम। हाँ, ये कार्बन भी कायरल हो। इसे देखो, 2 हाथों पर मिथाइल, बेकार हो गया। इस पर 3 H, बेकार। इस पर 3 H, बेकार। तो इस मॉलिक्यूल के पास 2 कायरल कार्बन है। राइट, मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, जरा इधर देखिएगा। मैंने आपको एक साइक्लिक कंपाउंड दिया और मैंने आपसे पूछा क्या इसके पास कायरल कार्बन है। सामने देखिए, इस कार्बन के 3 पर हाइड्रोजन बेकार, 3 पर हाइड्रोजन बेकार, 2H 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 2H, ये चारों भी बेकार। आपका धनुर्धार जो है वो इन दोनों के ऊपर है। बस इन दोनों में कोई कार्बन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए देखिए कैसे, ध्यान सुनना। कार्बन की 3-4 वैलेंसी होती है, 3 आपको दिखाई पड़ रही है, चौथे पर H होगा। IUPAC में पढ़ा है। एक वैलेंसी पर H लगा, दूसरी वैलेंसी पे CH3 लगा। अब जरा देखना ध्यान से, रिमेनिंग 2 वैलेंसी जो है वो साइकिल के अंदर चली गई। किसके अंदर? साइकिल के अंदर। आप सुनना, अगर किसी कार्बन की 2 वैलेंसी साइकिल में चली जाए और आपको यह पता करना हो ये दोनों वैलेंसी सेम है या डिफरेंट है, कैसे पता करें? देखो, हम उस कार्बन से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलते हैं। तब तक चलते हैं जब तक ये दोनों मिल ना जाए। जब तक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तब तक चलते हैं जब तक ये दोनों मिल ना जाए, या कहने का मतलब जब तक रिंग खत्म ना हो जाए। अगर पूरी रिंग खत्म हो गई और कहीं पर भी डिफरेंस नहीं मिला तो हम कहेंगे दोनों वैलेंसी सेम है। और अगर कहीं पर भी डिफरेंस मिल गया तो हम कहेंगे दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। जैसे देखिए, एंटी क्लॉकवाइज कार्बन, क्लॉकवाइज चलने पर भी कार्बन अभी सेम मिला, और आगे बढ़े कार्बन, और आगे बढ़े कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन। आप देखिए, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज चलने पर एक जगह पर जाकर डिफरेंस मिल रहा है, मतलब इसकी रिंग वाली दोनों वैलेंसी डिफरेंट है। एक पर H, एक पर CH3 और ये दोनों वैलेंसी भी डिफरेंट, मतलब चारों वैलेंसी डिफरेंट, मतलब ये कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। सिमिलर हमें इसे पता करना था। आप देखिए, एक पर H, दूसरे पर CH3 और रिमेनिंग 2 वैलेंसी रिंग के अंदर है। क्या करो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। चलिए, सी अभी से मिला, आगे बढ़ो। सी पर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, रिंग वाली दोनों वैलेंसी भी डिफरेंट है, मतलब ये कार्बन भी क्या होगा? कायरल होगा। तो इस प्रकार से आप देखिए 2 कायरल कार्बन उस मॉलिक्यूल के पास है। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करेंगे
ज्यादा हो जाएगा। एक सवाल तो करके दिखाई सकते हैं, एक सवाल तो बनता है। वीडियो को पॉज करके बताइए इसमें से कौन सा कार्बन कायरल होगा। आइए हम बताते हैं, आपने पॉज करके किया होगा। देखिए ये कार्बन sp2 हो गया, ये तो बेकार हो गया, हटाओ। ये हमारे काम के हैं, 2H बेकार, 2H बेकार, 2H बेकार, 3H बेकार। हमारे काम का या तो ये वाला कार्बन बचा या फिर ये वाला कार्बन बचा। अब देखिए एक हाथ पर H होगा, दूसरे पर लिखा है। रिमेनिंग दो वैलेंसी साइकिल के अंदर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलिए। इधर गए कार्बन पे O मिल गया, इधर गए कार्बन पे कुछ नहीं मिला, ये कार्बन कैसा हो गया। एक पर H, एक पर CH3 और रिमेनिंग दो वैलेंसी जो रिंग के अंदर है वो भी डिफरेंट है, चारों वैलेंसी डिफरेंट हो गई, मतलब ये कार्बन कायरल हो गया। यहां पे देखो एक पर H, एक पर OH, घूमो, C हटाओ, फिर C पर सब्स्टिट्यूएंट, यस ये वैलेंसी भी क्या होगी, कायरल होगी, ये कार्बन भी क्या होगा, कायरल होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे हम लोग, हम रिंग के कार्बन भी पता लगा सकते हैं कायरल होगा या नहीं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास कायरल कार्बन होता है, ऐसे मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ओके बेटा, अब सुनना मेरी बात। हमारा सवाल था मॉलिक्यूल कायरल होगा कि नहीं, कैसे पता करें। पूर्वाज सर ने 3 रास्ते बता दिए। पहला रास्ता सबने बोला बोलने वाला है, हटाओ भाई, तो ये दोनों रास्ते तो करने वाले थे। अब कैसे पता करें कि कब इस रास्ते का इस्तेमाल करना है पीओएस वाले का और कब इस रास्ते का इस्तेमाल करना है कायरल कार्बन वाले का। सुनिए गुरु मंत्र, अगर किसी मॉलिक्यूल का नाम लिखकर आए तो आप उसका चित्र बनाएंगे और कायरल कार्बन देखेंगे, अगर है तो एक्टिव, नहीं है तो इनएक्टिव। और अगर कोई फिजर प्रोजेक्शन या फ्लाइंग वेज फार्मूला बनकर आए तो आप पीओएस से चेक करेंगे, अगर पीओएस है तो इनएक्टिव, नहीं है तो एक्टिव। तो जैसा भी का क्वेश्चन होगा वैसा अपन तरीका एडॉप्ट करेंगे। जैसे सब लोग ध्यान देखेंगे बेटा। जैसे इसको हटा रहा हूं, एक क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल इज कायरल, या ऐसे सकता है ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल भी लिख के आ सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव भी लिख के आ सकता है। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव होगा? राइट, सुनना। पहला 2-ब्यूटेनॉल, दूसरा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तीसरा 4था पांचवा
ये देखो, हमने पूछा कौन से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। वेरी सिंपल, नाम लिख के आएगा तो आप कायरल कार्बन देखेंगे और चित्र बनकर आएगा तो पीयूएस और सीयूएस से दिखेगी। देखिए देखिए, 2-ब्यूटेनॉल, रूट मड में 4 कार्बन है। नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, जब नाम से चित्र बनाते हैं नंबरिंग कहीं से कर दो। प्राइमरी सफिक्स एन है, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। सेकेंडरी सफिक्स ऑल है, मतलब ओएच लगा होगा सेकंड पोजीशन। ध्यान से अगर मेरे बच्चे देखें तो सेकंड वाला कार्बन ही आपका कायरल कार्बन हो गया, और अगर कायरल कार्बन हो गया तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल होगा। तो फर्स्ट वाला आंसर जरूर है। आगे बढ़िए, प्रो यहां बना रहे 3, नंबरिंग कहीं से कर दो। प्राइमरी सफिक्स एन है, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। 1,2 डाइक्लोरो, चित्र बन गया। अब देखिए कायरल कार्बन है या नहीं। देखिए इस पर 2 H लगे, ये बेकार हो गया। इसको देखिए, एक पर H है, दूसरे पे C है, तीसरे पर मिथाइल और चौथे पे क्लोरोमिथाइल। ये कार्बन भी बेटा कायरल कार्बन होगा, और अगर कायरल कार्बन है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहां पर है लास्ट के तीनों में आपके सामने चित्र बन के आया है। तो अब आप ये मत देखो कि इनके पास कायरल कार्बन, ना बेटा ना। अब आप इनके कायरल कार्बन नहीं देखोगे ना, अब बेटा आप देखोगे कि पीओएस है या नहीं है। आप देखिए इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे काटो, H की इमेज H नहीं बन रही, ऐसे काटो H की इमेज H नहीं बन, कहीं से भी आप काट कर देख लो, इसके पास पीओएस नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल भी कायरल है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां पर कोई भी देख के बता देगा इसके पास पीओएस है। अगर ऐसे काटे तो पीओएस है, मतलब ए कायरल होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहां पे आप इसको अगर ऐसे काट कर देखें तो OH की इमेज OH बननी चाहिए, जो नहीं बन रही है। ऐसे काट के देखें, H की इमेज H बननी चाहिए, जो नहीं बन रही है। कहीं से भी काट कर देखें, इसके पास पीओएस नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल भी कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। राइट, और देखिए 6 मैंने बोला 1-फ्लोरो प्रोपेन। अगेन देखिए नाम लिख के आ रहा है, मतलब हम लोग क्या बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे और कायरल कार्बन को देखेंगे। प्रोपेन का मतलब आप समझ गए होंगे, कहीं पर से भी नंबरिंग कर दीजिए। प्राइमरी सफिक्स एन है, सिंगल बॉन्ड होंगे और 1 पे लगा है फ्लोर। आप ध्यान से अगर देखें किसी भी कार्बन पर चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, 3H 2H 2H, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके मेडिकल के सबसे पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं। इसका चित्र हमने ये बनाया है और इसका चित्र हमने ये बनाया, ठीक है, और इसका चित्र ये, ओके। और जो चित्र बनकर आए हैं उसमें हम कायरल कार्बन से नहीं देखते हैं, पीओएस से चेक करते हैं, ठीक है। चलो अब जब ये पॉइंट बेटा हो जाता है, जब ये पॉइंट बेटा हो जाता है तो अब यहां पे बच्चों से कहते हैं कि पेन कॉपी जरा बंद करो, पेन कॉपी जरा बंद करो और नजरें जरा सामने रखो। लिख लिया होगा, देखिए सुनना, पेन कॉपी। बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि यूं बोल लो मिसकॉन्सेप्ट होता है, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। अक्सर बच्चे सोचते हैं
कि किसी मॉलिक्यूल के पास अगर कायरल कार्बन है तो वो मॉलिक्यूल शर्तिया कायरल होगा, शर्तिया ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो सबसे पहले अपने इस मिसकॉन्सेप्ट को दूर कर लो। आप खुद देख लीजिए, चौथे वाले के पास एक नहीं दो कायरल कार्बन है, फिर भी वो ए कायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए उसी के बगल वाले के पास भी दो कायरल कार्बन है, लेकिन वो एक्टिव है। एक्चुअली बेटा कायरल कार्बन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। द नेसेसरी कंडीशन इज मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। कायरल कार्बन होने से वो एक्टिव भी हो सकता है, वो इनएक्टिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर कैसा बनकर आया है, कहीं उसके पास पीओएस तो नहीं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कायरल कार्बन इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। द एसेंशियल कंडीशन इज होल मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कायरल कार्बन है, फिर भी वो इनएक्टिव है, और बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होते हैं, फिर भी वो एक्टिव होते हैं। तो जब भी बेटा मैं ये वाला पॉइंट पढ़ा देता हूं, मेरी आदत है एक नोट लिखवाने की। तो आइए, जब ये आप लोगों ने पढ़ लिया, अब आपको एक नोट पढ़ना पड़ेगा। नोट नंबर 1, 10 chiral carbon is not essential condition to be optically active. The essential condition is molecule must be chiral. पहला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, एक बात यहां से ये भी लेकिन प्रूफ हो रही है, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक कायरल कार्बन है, एक, तो वो मॉलिक्यूल 1000% डेफिनेटली डंके की चोट पर कायरल जरूर होगा, एक्टिव जरूर होगा। इनएक्टिव कायरल कार्बन होने के बावजूद भी तब होता है जब कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो, तो इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा पॉइंट यही, देखेंगे, इफ a molecule have one chiral carbon, then it is definitely chiral, बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कोई किसी मॉलिक्यूल के पास एक कायरल कार्बन है तो वो शर्तिया ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और चित्र बनकर आया है तो पीओएस से आपने चेक किया तो एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राइट। पॉइंट नंबर 3,
we have number of molecules which does not have any chiral carbon but still they are optically active oblique chiral। ध्यान रखना, कायरल कार्बन अलग चीज है और कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज है। कायरल कार्बन होने से मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन जब हम उनका चित्र बनाते हैं तो उनके पास पीओएस नहीं होती। ओवरऑल वो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आइए इस तीसरे वाले पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स लिखे जाएं। वो कौन से एग्जांपल हैं जिनके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, फिर भी वो कायरल है। देखिए लिख लीजिए ऐसे, ध्यान रखिएगा जितना आप लिख रहे सुनते रहिए। मॉलिक्यूल का नाम लिखकर आया, तुमने चित्र बनाया, कायरल कार्बन देखा। कायरल कार्बन है, एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, एक्टिव बोल देंगे। चित्र बनकर आया, पीओएस से देखा, कायरल कार्बन नहीं देखोगे, पीओएस देखोगे। जब ये दोनों चीजें मैंने आपको समझाई तो रिजल्ट एक और भी निकल कर आया कि कायरल कार्बन इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन। द इसेंशियल कंडीशन इज होल मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कायरल कार्बन होते हैं लेकिन वो इनएक्टिव होते हैं, और ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनके पास कायरल कार्बन नहीं होते हैं फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हम वही 3 एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। इसको हटा दें। तीसरा पॉइंट कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे पहला एग्जाम्पल है एलिन। एलिन क्या होते हैं? एलिन आर क्यूमुलेटेड डाइईन। लिखिएगा ए बी ए बी। दिस इज क्यूमुलेटेड डाइईन। जब अगल बगल एडजेसेंट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन, बोले तो एलिन। आप देखिए इसके पास एक भी कायरल कार्बन नहीं है, हर कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया है, कोई भी कार्बन sp3 नहीं हो सकता, तो कायरल कार्बन तो कोई नहीं, आप जानते हो। फिर भी ये एक्टिव है। क्यों एक्टिव? क्योंकि इसके पास कहीं से भी पीओएस नहीं है। आप सोच रहे हो गुरुजी मजाक कर रहे होगा, हम मजाक क्या करेंगे? आप सोच रहे हो भैया इसको ऐसे काट दो, सी की इमेज सी, ए की इमेज ए और बी की इमेज बी। आपको ऐसा फील आ रहा है कि इसको अगर ऐसे काटें तो इसके पास पीओएस है। ये आपको सिर्फ फील आ रहा है, ऐसा है। जानते हो क्यों? देखो आज मैं वो लाना मॉडल लाना भूल गया हूं, वरना आपको दिखाता, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ काफी है समझाने के लिए। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है इस समय, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में हो, आप देखो इस समय ये एक ही प्लेन में है, ऐसे काटो तो दोनों पंजे इसी प्लेन में आ जाएंगे। अगर ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हाँ तो इसके पास पीओएस जरूर होती। ऐसे काटने पर भी पीओएस होती और ऐसे काटने पर भी पीओएस होती। लेकिन एक्चुअली में बेटा ये जो क्यूमुलेटेड डाइईन होता है वो प्लेनर नहीं होता।
इसका एक डबल बॉन्ड जो होता है वो अपोजिट या दूसरे प्लेन में होता है। दूसरे प्लेन में होने के कारण क्या होता है, जो डबल बॉन्ड इस प्लेन में है उससे लगे दोनों ग्रुप इसी प्लेन में होते हैं, ए और बी इसी प्लेन में, और जिसने अपने प्लेन को चेंज कर दिया उससे लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट प्लेन में चले जाते हैं। एक अंदर चला गया मेरा अंगूठा और मेरी लिटिल फिंगर बाहर चली गई। मतलब कहने का अभी ये चित्र एक्चुअली में गलत है, इस चित्र को सही करेंगे। सही कैसे होगा वो देखो, ये बॉन्ड आपने लगाए गलत, ये अपने प्लेन को चेंज करेगा। जब प्लेन को चेंज करेगा तो एक ग्रुप चला जाएगा अबव टू द प्लेन और एक ग्रुप चला जाएगा बिलो टू द प्लेन, जिसके कारण अब तुम दिमाग लगाओ, अगर इसको ऐसे काटोगे, सोचना तो एक ही इमेज यहां बननी चाहिए, यहां पे बोर्ड पर, यहां पर, जबकि इसका ए ऐसा है। सुनो भाई, एक ही इमेज यहां बननी चाहिए जबकि ए लगाए यहां पर, इमेज बनी नहीं। बी की इमेज एग्जैक्ट यही बननी चाहिए जबकि बी कहां है, अंदर। इसलिए ये जो एलीन होते हैं बेटा, दे आर एक्चुअली नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने के कारण ही इनके पास पीओएस नहीं होती है, मतलब ये कायरल होते हैं। क्या होते हैं? ये एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य है, उसे जरा समझिएगा प्लीज। सामने देखिए, ये डबल बॉन्ड मैंने ऐसा बनाया है, ये मान लो ए है और मान लो यहां पे बी लगा है। मॉडल नहीं ला पाया हूं तो इससे समझिए सफिशिएंट है। और ये वाला ऐसे हो गया, अंगूठा मान लो ए हो गया और लिटिल फिंगर मान लो पी। आप समझ मेरी बात समझना, नॉन प्लेनर है एग्री, लेकिन ध्यान रखना कायरल ये तभी होगा, एक्टिव ये तभी होगा जब टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट। क्यों? सुनना। मान लो ये लिटिल फिंगर ए है और अंगूठा भी हो गया ए, इससे डिफरेंट लगेंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? सेम। हमने इसको ऐसे काट दिया, जब ऐसे काटा तो ये वाला पंजा तो बेकार हो गया, इस ए की इमेज ये देखो अंगूठे वाली ए बन गई, पीओएस आ जाएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट हो जाए और ये दोनों सेम हो जाए तो हम इसको ऐसे काट देंगे। जब ऐसे काटेंगे तो ये पंजा बेकार हो गया, इस ए की इमेज यहां पर बन जाएगी, मतलब पीओएस आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कायरल तभी हो सकता है जब दोनों कार्बन से लगे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ध्यान रखना, ये टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एलिन नॉन प्लेनर कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर जब शो करेगा, बस ध्यान रखना टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, स्पाइरिंग। कुछ नहीं, आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा होगा, अभी मैं भी आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। डबल बॉन्ड का फंक्शनल आइसोमर होता है साइक्लोएल्केन, इसलिए तुम इन दोनों डबल बॉन्डों को रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। जब रिंग से आपने रिप्लेस किया तो आप देखिए डबल बॉन्ड की जगह आपने रिंग बना दी है। दोनों रिंग सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और ध्यान रखना टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जो कंडीशन वहां पर है वही कंडीशन यहां पर है। आप देख सकते हैं कोई भी कार्बन कायरल नहीं है। आप देख लीजिए, ये तो कायरल हो ही नहीं सकते, 2 H लगे हैं, और ये भी देखो कायरल नहीं है, ए बी। रिंग वाले दोनों हाथ थ्रो आउट द रिंग सेम है, एक भी कार्बन कायरल नहीं है, उसके बावजूद भी ये नॉन प्लेनर होने के कारण ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कायरल होता है।
जैसे एलीन होती है नॉन प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव, वैसे स्पाइरेन भी होते हैं नॉन प्लेनर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, दो एग्जाम्पल हो। मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं कि कायरल कार्बन इज नॉट द इसेंशियल कंडीशन, द इसेंशियल कंडीशन इज होल मॉलिक्यूल मस्ट बी कायरल। ठीक है, एक तीसरा एग्जाम्पल और देखिए। एक तीसरा एग्जाम्पल बेटा है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, जिसको एलीन समझ में आया पहला वाला, उसको अब सारे समझ में आ जाते हैं। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल, देखिए देखिए देखिए, ये आपने पढ़ा होगा बेंजीन है। बेंजीन के कार्बन से एक H हटाया, इस ग्रुप को कहते हैं फिनाइल ग्रुप। एक फिनाइल ग्रुप ये हो गया, दो फिनाइल है, दोनों फिनाइल को जोड़ दिया, बाइफिनाइल बन गया। हर कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन। देखिए हर कार्बन पे, जब तक बेटा ये बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल, तब तक तो ये बेकार है, इनएक्टिव होगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इस बाइफिनाइल में क्या करें, इन ऑर्थो वाली पोजीशन की H हटाकर कोई बल्कि ग्रुप लगा दे, A B A B। सुनना, हाइड्रोजन छोटे एटम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब बेटा हम लोग बल्कि ग्रुप लगाते हैं ऑर्थो पर, तो इन ग्रुपों में लगने लगता है स्टेरिक रिपल्सन, और उस स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए एक रिंग क्या करती है, अपने प्लेन को चेंज कर देती है। बोलो क्या करेगी? अपने प्लेन को चेंज कर देती है। और जब ये अपने प्लेन को चेंज कर देती है, तो अब ये मॉलिक्यूल हो जाता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होने से ना अब इसके पास कोई पीओएस होगी, मतलब अब ये हो जाएगा कायरल, बोले तो ऑप्टिकली एक्टिव। आइए इसको एलीन वाले तरीके से समझना। एक फिनाइल ये है, एक फिनाइल ये है, इस समय लगे हुए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोटे होते, कोई रिपल्सन नहीं होता, ये दोनों फिनाइल रिंग जो है एक ही प्लेन में है। अगर ऐसे काटोगे तो पीओएस आ जाएगा और ये इनएक्टिव हो जाएगा, ऐसे काटोगे तो भी पीओएस आ जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। मैंने इसकी ऑर्थो से H हटाकर कोई बल्कि ग्रुप लगाया। जब बल्कि ग्रुप लगाया तो बल्कि ग्रुप में लगा स्टेरिक रिपल्सन, जिससे एक रिंग क्या करती है, अपने प्लेन को चेंज कर देती है। एक रिंग वर्टिकल प्लेन में है, दूसरी रिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब कहीं से भी काट कर देखो, देखो ऐसे काटोगे तो भी पीओएस नहीं, और ऐसे काटोगे तो भी पीओएस नहीं। इसलिए अब ये क्या हो गया, नॉन प्लेनर कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ध्यान रखिएगा, कंडीशन अभी भी वही है कि प्रत्येक रिंग से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे एलीन में टर्मिनल कार्बन से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वैसे यहां पर भी प्रत्येक रिंग से लगे दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कायरल है, मान लो हम ये बनाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पर ही होना चाहिए। मैंने बच्चों को कहीं ना कहीं बताया होगा, बेंजीन में जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है, उसके बगल वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, और मेटा के बगल वाली पैरा। यहां पर इस कार्बन पे ग्रुप लगा तो ग्रुप के अगल बगल ऑर्थो, ऑर्थो के अगल बगल मेटा, और मेटा के अगल बगल पैरा।
तो ध्यान रखिएगा ऑर्थो पर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, अच्छा देखिए मेरे बच्चों क्या समझ में आया, एग्जाम्पल देते हैं। ClI बताइए क्या ये कायरल होगा? आंसर ये कायरल नहीं होगा। इट इज एक ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन आपने किया है मेटा पर, ये अपने प्लेन को चेंज नहीं करेगा। आप इसको ऐसे काट दोगे, इसके पास POS आ जाएगा, ये एक कायरल होगा, इनएक्टिव होगा। मैंने ये दिया, देखिए जब आपने बल्कि ग्रुप लगाया, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये रिंग अपने प्लेन को चेंज करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब ये नॉन प्लेनर होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन एक रिंग से लगे दो ग्रुप क्या हो गए? सेम। तो नॉन प्लेनर होने के बावजूद भी ये बेटा एक आएगा। नॉन प्लेनर होने के बावजूद भी ये एक आयरन होगा, क्योंकि ये वाला तो प्लेनर होगा और ये वाला होगा नॉन प्लेनर। लेकिन उसके बावजूद भी बेटा ये एक आयरन होगा, क्योंकि एक रिंग पर दो सेम ग्रुप लगे हुए। तो ध्यान रखना, सिर्फ नॉन प्लेनर होने से काम नहीं बनेगा, नॉन प्लेनर होने के साथ साथ दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। एलीन में भी ये बताया, स्पाइरेन में भी ये बताया, और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल में भी ये बताया। ओके, हाँ अगर यहां पर तुम Cl लगा देते, हाँ तो फिर ये कायरल हो जाता। क्लियर? दिस इज अबाउट द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। हमने 3 केस ऐसे बताए जहां पे कायरल कार्बन नहीं होता है, उसके बावजूद भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। बेटा चलिए बेटा, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छे से क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। अब इतना ही मैंने ऑफलाइन में 1 दिन में पढ़ाया था, वहां पे टाइम ज्यादा लगता है, बच्चे बैठे होते हैं, थोड़ा हाय हुल्ला हो जाता है, हंसी मजाक थोड़ा हो जाता है। दो डिफरेंस तो बेटा है, ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। फेस टू फेस पढ़ने पर अलग होता है, ऑनलाइन आप हमसे दूर हैं, हम आपसे दूर हैं, डिफरेंस होता है। लेकिन समय कम क्यों लग रहा है ऑनलाइन में? उसका 2 रीजन है। एक तो स्पीड थोड़ी ठीक होती है, अच्छी होती है स्पीड। आप वीडियो को पॉज करके, ये क्या कर दिया? ये माइक लगा नहीं था, माइक, हाँ चलिए, तो बेटा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस पढ़ते रहिए, मेरा SW करते रहिए। हम लोगों ने आज का SW क्या देखा है? आज का SW है मोल कॉन्सेप्ट का, सॉरी IUPAC का 71 से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन करने हैं, और ये आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। पढ़ते रहो, हंसते रहो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।